गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोगों को पहले से बताए हैं कि वीडियो देखने से पहले आप लोग को 3 से 4 पेज कम से कम पढ़ना है और पुनः वीडियो देखने के बाद फिर आपको 3 से 4 पेज पढ़ना है। आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा लेसन का जहाँ तक छोड़े थे उसके बाद पढ़ रहे हैं। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इस विधि द्वारा मिश्रण को अलग किया जाता है, उसका क्या नाम है? आसवन। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्य जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रवाही आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रवाही स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। देखो प्रवाही आसवन का एक दिया हुआ है किस तरह से, तो फ्लास्क है और उसके बीच में तुम्हारा जो है शुद्ध द्रव्य घटक है, उसके बीच में एक घटक लगा दिया गया जिसका नाम है प्रवाही आसवन। ठीक है, और इस तरीका से पूरा पेट्रोलियम पदार्थ या उत्पाद से भी पृथक्करण किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है और सामान जो मिला हुआ है। वायु से गैस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु से गैस हम लोग कैसे मिलता है? वायु एक समांगी मिश्रण है। सही बात है, वायु में जो बीजी मिलता है वो समांगी है। इसके घटकों को प्रवाही आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। इसको भी अलग कैसे कर सकते हैं? प्रवाही आसवन के द्वारा। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। यह प्रवाह इस विधि को दर्शाता है। पहला, वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। सबसे पहले क्या करेंगे? दाब बढ़ाया जाएगा, फिर तापमान कम करके वायु को संपीड़न करके ठंडा किया जाएगा। द्रवित या द्रवीय वायु, प्रवाही आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस का पृथक्करण करते हैं। क्वथनांक ऑक्सीजन -183, क्वथनांक आर्गन -186 और क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन का -196। वायु प्रतिशत आयतन में 20.9 और आर्गन का 0.9 और नाइट्रोजन का 78.1। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है हमारा। यदि हम वायु के से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। पृथक मतलब अलग करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, फिर दाब को घटाकर उसे ठंडा कर संकुचित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रवाही आसवन स्तंभ से धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कैसे यहाँ पे छानक है, वायु निवेश है, दबाव डाला गया, गर्म वायु गया, यहाँ पे जल संवर्धन के द्वारा निर्गत करके जो है इसको ठंडा किया गया, शीतलन के द्वारा पृथक हुआ और उसके बाद नाइट्रोजन गैस निर्गत होकर द्रवित ऑक्सीजन इधर चला गया। इस तरह से इसको अलग किया जाता है, ये विधि है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उसको उत्तर देना है। और अगला है यहाँ पे, जैसे कि वायु में उपस्थित गैसों उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार उपस्थित होता है। जब वायु ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में प्रवृत्त होता है? कौन सा यहाँ पे सबसे पहला घटक है जो द्रवित के रूप में पृथक होता है? हम लोग यहाँ देखेंगे किसी अशुद्ध नमूने में शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं। कोई भी अशुद्ध नमूना है, मान लो मिलावट है उसमें, उसको शुद्ध कॉपर कैसे निकालें? एक चीनी मिट्टी की प्याली लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें और जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल में वाष्पीकृत करें और उसके बाद इसको कॉपर सल्फेट के घोल में क्या करेंगे? वाष्पीकृत करेंगे। तो विलयन को छानक पत्र में से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आप कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो किसमें मिलेगा? चीनी मिट्टी का प्याली में। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। अब यहाँ पे क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को
शुद्ध करने में किया जाता है। इसलिए क्या आता है, ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। बहुत सी क्या हो सकती है, अशुद्धियां। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में, जो क्रिस्टल मतलब अलग अलग होते, जो रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक मतलब अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधन वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होता है। क्रिस्टलीकरण विधि जो है थोड़ा सा क्या है, वाष्पीकरण विधि से थोड़ा सा उत्तम मतलब अच्छा है। पहला, कुछ ठोस विघटित हो जाता है। कुछ ठोस क्या होता है, इससे अलग हो जाता है। या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाता है। चीनी के समान यह लगता है जैसे कि झुलस गया। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती है। वाष्पीकरण अशुद्धियां अगर ज्यादा रहेगा तो ठोस क्या रहेगा, दूषित हो सकता है। अनुप्रयोग, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में भी इसका उपयोग होता है। जैसे क्रिस्टलीकरण मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग मान लो कि नमक हमारा समुद्र का पानी मिलता है, उसको क्या किया जाता है, आगे का जगह में उसको क्यारी बना के पानी को वहां पे डाला जाता है। वह पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर जो है पानी वाष्प होकर उड़ जाता है और नमक नीचे आता है। नमक एक प्रकार का जो रहेगा वो क्रिस्टल के रूप में रहेगा और उस तरह में हमको क्या होता है, जो दिखाई देगा उसको हम लोग आराम से उस नमक को उठा सकते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। सही बात है, जहाँ पानी पीने योग्य रहता है वहाँ पर लोग जल का आपूर्ति करते हैं। जलघर का एक रेखा चित्र में दर्शाया गया। जलघर से अपने घर से प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। जैसे कि यहाँ पे जलघर का एक दिया गया है, कैसे अशुद्धि को शुद्ध किया जाता है ना। ठोस पदार्थ वहां निकला, फिर निलंबित अशुद्धि पदार्थ निकला और लास्ट में हमारे पास जो जल जो है बैक्टीरिया रहित हमारे घरों में आ जाता है। अगला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बीच के अंतर को जानें। सबसे पहले हम जानें कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। पिछले अध्याय में हमने पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि जैसे भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन हम लोग किए हैं, तो इसमें क्या क्या चीज पर रहेगा भाई अवलोकन, रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक, ये सब अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एवं भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। बोल रहा है कि ये जो परिवर्तन होता है उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखता है। बर्फ, जल और वाष्प क्या होता है, सब अलग अलग दिखता है। ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाता है। ये क्या हमारा है, तो अलग अलग प्रकार का जो है भौतिक गुण को दर्शाता है, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। लेकिन रासायनिक रूप में सब में एक जैसा। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव्य हैं। तेल, जल और खाना पकाने वाला द्रव्य दोनों क्या है, द्रव्य, लेकिन इनके रासायनिक गुण भिन्न है। जल का रासायनिक गुणधर्म अलग है और तेल का अलग है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। जबकि जल जो है आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। तेल का यह रासायनिक गुण क्या करता है, जल से अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं और इससे हम लोग सामने क्या मिलता है, नया पदार्थ। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है।
रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? देखते हैं। अब है शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार। जो हम लोग शुद्ध पदार्थ हम लोग के पास है उसका क्या प्रकार है कि ये शुद्ध है। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले तत्व, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिसने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। पहला एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल, जो 1661 में क्या किए थे, तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी तत्व एक ऐसा पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, जिसको सरल विधि द्वारा या किसी क्रिया द्वारा इसको विभाजित नहीं कर सकते। तत्व को शायद धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है। धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है। ये अघात वर्ग होती है। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, मतलब इस पर पीटने से हमको ध्वनि भी निकलेगा। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान में द्रव है। सही बात है। अन्य धातु को हम लोग देखते हैं ठोस रूप में रहता है, लेकिन पारा जो थर्मामीटर के अंदर रहता है, देखे होंगे, कमरे के टेम्परेचर में भी वो लिक्विड के रूप में रहेगा, यानी द्रव अवस्था में रहता है। अधातु में दिए गए निम्न गुणों से प्राय कुछ या सभी को प्रदर्शित करता है। ये विभिन्न रंगों की होती है अधातुएं। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात के बढ़ते नहीं होती। मतलब इसको पीटने से क्या होगा, ये चूर चूर हो सकता है और साथ ही साथ ये बहुत फैलेगा नहीं। जैसे अगर हम लोग मान लो जो देखा होगा कोयला एक धातु है और उसको हम पीटेंगे तो क्या होगा, फैलेगा। लेकिन लोहा को पीटेंगे तो फैलेगा ना, तो लोहा धातु हुआ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ये सब क्या है, उपधातु के रूप में है। यौगिक, यह एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। मतलब यौगिक जो है वो कब बनता है, एक नियोजन के रूप में, नियमित रूप से दोनों को जब मिलाया जाता है तब हमारा क्या बनेगा, यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम यह पाते हैं, है ना, क्या क्रियाकलाप में जैसे दिया गया, कक्षा को दो समूह में विभक्त करो। दोनों समूह को कक्षा 5 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एवं 1 चीनी मिट्टी की प्याली दें। समूह 1 में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें, तब मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 में प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं, जांच करें यह सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है या नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं, समूह 1 और समूह 2 में। समूह 1 को लोहे का चूर्ण दे दिए और उसमें साथ ही साथ उसको सल्फर भी दे दिए। और सेकंड वाले ग्रुप में भी इसी तरह से दिए सेम चीज। और पहला ग्रुप को बोले दोनों को मिला देने और दूसरा ग्रुप को बोले मिला के उसको गर्म करने के लिए, है ना। गर्म करने पर जब दोनों गर्म हो गया तो उसके बाद उसको मिला देने के बाद उसको ठंडा कर लिए। अब चुंबक मिलाएंगे। दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान दें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। अब देखें दोनों में क्या होता है। देखो, समूह 1 द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन है, यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। मतलब बोल रहा है समूह 1 द्वारा जो गैस मिलता है वो हाइड्रोजन है, यह रंगहीन है, गंधहीन है और ज्वलनशील है। गंधहीन भी है, रंगहीन भी है,
रंगहीन का मतलब कोई रंग नहीं है, गंधहीन मतलब बिना गंध का है, और ज्वलनशील है मतलब ज्वलनशील है अर्थात जल सकता है। अच्छा, इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होगी। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाता है। यदि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। पहला में क्या हुआ सिर्फ भौतिक परिवर्तन, और दूसरा में क्या हुआ समूह में तो रासायनिक परिवर्तन। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थ का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ को लोहा तथा सल्फर का, मतलब जो समूह 1 में लोहा और सल्फर का मिश्रण हो गया वो है ना, न कि यौगिक। इस तरह से तत्व और यौगिक और मिश्रण यौगिक में अंतर देखो। तत्व व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण में कोई नया यौगिक नहीं बनता है। तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तत्व क्रिया करके क्या होता है, यौगिक का एक नया निर्माण होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तन होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। इसमें नए पदार्थ के गुणधर्मों पूरी तरह से भिन्न होता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। जो समूह 1 में दोनों को मिलाया, लेकिन अब दोनों का गुण अलग अलग रूप में लेकिन समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। समूह 2 में जो मिला वो क्या है, यौगिक। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। जो मिला हम लोग का तत्व क्या है, एकदम अलग गुण का है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ के भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जैसे दिया है, पदार्थ में शुद्ध पदार्थ है और यहाँ पे है मिश्रण। तो मिश्रण में आ जाएगा तत्व और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक हो गया, और मिश्रण में आ गया समांगी और विसमांगी। मिश्रण 2 ढंग का होगा, एक समांगी होगा एक विसमांगी। समांगी मतलब एक जैसा समान संगठन रहेगा, और विसमांगी मतलब असमान गठन रहेगा। इस तरह से लेसन कंप्लीट हुआ। इस पर जो आधारित क्वेश्चन आंसर आप कोशिश करें बनाने का। बाकी इसको शुद्ध करके ढंग से सही आंसर करके आपको भेजा जाएगा। आप लोग को घर में इसको बनाना है और बना के फिर याद करना है। ओके, अच्छा, जैसा ये आप लोग को बताया जाता है बार बार कि आप लोग को घर में बनाना, तो घर में जो आप अभी बनाएंगे वो रफ कॉपी में बनाएंगे, और जब हम भेजेंगे आंसर तो उसको फेयर कॉपी में करना है। ये नहीं कि उसको फेयर कॉपी में ही कर दिए, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन सर आपको भेजा जाएगा। अभी एक लेसन 1 का भेजा गया है, आगे लेसन में भेजा जाएगा, ठीक है। घर में प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट करना है। घर में ही ज्यादातर रहो। कोरोना अभी चारों तरफ तुम्हारा फैल रहा है धीरे धीरे। अगर हम लोग इससे सावधान नहीं रहेंगे तो बीमार हम लोग हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है घर में सावधान रहें और गर्म पानी जरूर पिए। ओके, बाय।